गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब रेस्पिरेशन कैसे है? रेस्पिरेशन जो है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। हम सारी की सारी एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे मार्क करेंगे। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगेंगी, जो भी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं अलग से बता दूंगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है और ये सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन है, जैसे सीरीज ऑफ अ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, और ये कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। इसमें क्या होता है कि जो जैसे हम लोगों को किसी भी चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ऐसे इसमें एटीपी की ज़रूरत होती है। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एटीपी जो है, एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब इसके बाद में ये कैसा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। इसमें ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें कैटाबॉलिक तो रिएक्शंस तो होती ही हैं, लेकिन साथ में सिंथेसिस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती भी हैं। दोनों चीज़ें साथ में होने की वजह से इसका एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है ये। अब एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइन्स जो लिखी हैं। और एक होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? मोस्टली यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस में जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ये भी एनर्जी रिलीज करते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में, और मोस्टली कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है। ये होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब जैसे हम लोगों को पता होगा, जैसे बॉडी की प्रेफरेंस क्या होती है, ये PYQ है, ये एक बार आया था कि बॉडी की प्रेफरेंस क्या होती है। जैसे फैट दे रखा था ऑप्शन में, फैट है, लिपिड है, फैट था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट थे, और फिर बाकी अदर्स जो भी होते हैं। इनमें से हमको इनको सीक्वेंस में अरेंज करना था कि कौन सा पहले ब्रेक डाउन होता है, किसका सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है। तो बॉडी का प्रेफरेंस होता है, सबसे पहले हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है, फिर उसके बाद में फैट पे जाते हैं, फिर प्रोटीन्स आते हैं, फिर उसके बाद बाकी सारे जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं। जैसे अगर हम सोचे, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर हम प्लांट्स की नहीं, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, अगर हम डाइटिंग करना स्टार्ट कर दें, डाइटिंग में क्या होता है कि हम क्या, जैसे डाइटिंग का सबसे अच्छा तरीका सबसे पहले तो ये होता है कि आप जैसे फैट और ये सारी चीज़ें छोड़ो, फैट, ऑयली फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद करो। खाना जो खाते हो वो पूरा रेगुलर खाओ, बस थोड़ा सा क्वांटिटी में बहुत थोड़ा कम करो, और साथ में एक्सरसाइज ऐड करो। एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी पे ग्लो भी आएगा, स्किन अच्छी रहेगी, और वो सबसे अच्छा तरीका होता है डाइटिंग का। अब लोग नॉर्मली डाइटिंग जनरली क्या करती हैं लड़कियाँ कि वो खाना बिल्कुल छोड़ देती हैं। उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में सबसे पहले वो सोचती हैं कि फैट ब्रेक डाउन होगा। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है, फिर फैट्स होते हैं, फिर प्रोटीन्स आते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें बहुत सारी कमियाँ आ जाती हैं, मल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे विटामिन्स की कमी आ जाएंगी, और ये सारी चीज़ें जो कि बॉडी को बहुत हार्म करती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बॉडी का प्रेफरेंस अगर पूछा जाए तो बॉडी का प्रेफरेंस सबसे पहले, बॉडी में सबसे पहले क्या चीज़ ब्रेकडाउन कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होगा, फिर फैट होगा, फिर प्रोटीन होगा, फिर बाकी सारी चीज़ें आएंगी। ऑप्शन में ये यही दे रखे होंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनमें से तीनों को अरेंज करने के लिए आते हैं मैक्सिमम। ये हो गया बॉडी प्रेफरेंस। अब आते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या होते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पहले हम एनसीईआरटी में इतना मार्क कर लेते हैं। एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये तो हमें पता ही है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड ट्रैप सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। फूड प्रिपेयर का क्या मीनिंग हुआ? फूड प्रिपेयर का, जैसे ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया, इनमें खुद से दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होगा, जैसे ही लाइट एनर्जी आएगी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद में स्टोर हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। अब इसके बाद आता है ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट द मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन सुपरफिशियल लेयर कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होता है। इसमें बताया ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट
जो कि बहुत क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, सुपरफिशियल लेयर में, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फूड हैज़ बीन ट्रांसलोकेटेड टू ऑल ग्रीन पार्ट्स, और सारा का सारा जो है वो नॉन ग्रीन पार्ट्स में फिर वहाँ से ट्रांसलोकेट होता है। पहले क्या होगा, सारा ग्रीन पार्ट्स में तो बनता है, फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन पार्ट्स में होगा, ग्रीन पार्ट्स में भी कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में होगा। अब इसमें क्या होगा, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, सुपरफिशियल लेयर्स पे होते हैं। ये हम पूरा इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सारा फोटोसिंथेसिस उधर होगा। उसके बाद में क्या होता है कि जितना भी ये जो ये फूड की फॉर्म में स्टोर हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट बना है, ये सारा का सारा ट्रांसलोकेट होता है नॉन ग्रीन पार्ट्स में। जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, उस जगह पे ट्रांसलोकेट होता है। एंड एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक, दैट इज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डायरेक्टली हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ये हमें पता ही है, जो कि खुद से जैसे जो घास पत्तियाँ ये सारी चीज़ें खाते हैं, ये सारे के सारे हो गए हर्बीवोर। कार्निवोर क्या हो गए, जो ये घास पत्ती खाने वाले जानवरों को खाते हैं, ये हो गए कार्निवोर्स। सैप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिके मैटर। और जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये डेड और डिके मैटर्स पे डिपेंडेंट होता है। अल्टीमेटली ऑल फूड दैट आर रिस्पायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेस कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबके सब फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंडेंट है। ये हमने से पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटीरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग दिस एनर्जी एंड सिंथेसाइज ऑफ ATP। ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, मतलब इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर डील्स विद द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल सेल, और जो इतनी भी एनर्जी है वो सेल्स में रिलीज होगी और सारी की सारी ATP की फॉर्म में बन जाएगी। सिंथेसिस ऑफ ATP। फिर आता है फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन द यूकारियोट्स। यूकारियोट्स में ये हमें पता ही है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और याद ये रहना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में होगा, यूकारियोट्स में, ठीक है। उसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी टेक प्लेस, ये ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये सारी चीज़ें होंगी साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑल्सो ओनली इन eukaryotes. The breaking of C-C bond of the complex compound through oxidation within the cell, leading to release considerable amount of energy is called respiration. क्या होगा कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। इसमें जो कंपाउंड यूज होंगे वो सारे के सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, हमने जैसा भी पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। अब ये लाइन मैंने अभी बताई थी, कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी एंड पुट, बट प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सम प्लांट्स अंडर द सर्टेन कंडीशन। किसी कंडीशन में ये सारी चीज़ें भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करती हैं। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज इनटू द सेल और अ सिंगल स्टेप। इट इज रिलीज्ड इन सीरीज ऑफ अ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स। अब ये क्या है, ये बहुत ईजी प्रोसेस नहीं होता कि सीधे ग्लूकोज ब्रेक हुआ और सीधे के सीधे ATP बन गई और उसके बाद में मतलब सीधे हमको ATP मिल जाए। ये ऐसा बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं होता, ये बहुत स्लो प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं उसको, और बाद में फिर लास्ट में जाके हमें ATP मिलता है। हेंस द एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट, ये लास्ट में लिखा हुआ है, एनर्जी रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट और not used directly but in used synthesis ATP, which is broke down when or wherever energy need to be utilized. ये ATP
बन जाती है, इसकी फॉर्म में हमेशा रहती है, और जब भी सेल्स को ज़रूरत होती है तो फिर ये सेल्स के नीड्स के अकॉर्डिंग यूटिलाइज होती है। एटीपी एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। ये एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है, मतलब जब सेल को ज़रूरत होगी और जब भी जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पे इनका ब्रेक डाउन होगा, वहाँ पर ये सेल के काम आएगी, उससे पहले ये हमारे पास रहती है। जैसे आप अपना खुद का एग्जांपल लो, जैसे हम लोगों को हर जगह पे पैसों की ज़रूरत होती है, हम पैसे बेमतलब में तो कहीं भी नहीं लगाते, जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहीं पे खर्च करेंगे। ऐसा ही एटीपी के साथ होता है। एटीपी प्लांट को जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे यूज़ होगी, और जब भी चाहिए होगा तब। ATP act as a energy currency of cells. This energy trapped in the ATP is utilized in various energy requirement process of the organism, and carboskeleton produced during the respiration is used as precursors for the biosynthesis of other molecules in the cells. मतलब याद रखने की चीज़ ये है कि ATP एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स एंड द एनर्जी ट्रैप्ड इन ATP इज यूटिलाइज्ड। ये जो ATP है ना, ये बहुत जगहों पे, ये हमेशा ATP वहाँ यूज़ होगी जहाँ पे भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, जहाँ पे भी एनर्जी लगेगी या जहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस जहाँ भी होंगे वहाँ पर ATP लगेगी। द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए प्रिकर्सर फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। ये यहाँ पे हमारा सिर्फ ये बेसिक कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि डू प्लांट्स ब्रीथ? Yes, plant required O2 for the oxygen for the respiration to occur. They also give CO2. ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं। Plant system in the place that ensure the availability of oxygen. Plant, unlike animals, they know specialized organs नहीं होते इनके पास। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते, वो क्यों नहीं होते? इसका रीज़न इसमें बताया गया है पैराग्राफ में। जैसे हमने देखा ये कि जो ये प्लांट्स हैं, ये पत्ते वगैरह, इनमें कोई ऑर्गन्स नहीं होते। हमारे पास तो है ना, जैसे लंग्स हैं, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं इनकी हेल्प लेते हैं हम। इनके पास ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं है। तो ऑर्गन्स नहीं है तो ये क्या करते हैं? इनमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? इनमें प्लांट अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द गैसियस एक्सचेंज। इनमें कोई गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन नहीं है, बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स फॉर दिस पर्पस। इनके पास स्टोमेटा होता है और लेंटिसेल्स होते हैं। ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। और जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं वो और सब अपने अपने पार्ट्स की गैसेस एक्सचेंज नीड्स का ध्यान रखते हैं। मतलब सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर द गैस एक्सचेंज। रूट, स्टेम, लीफ रिस्पायर एट द रेट फार लोअर देन एनिमल डू। इनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। रूट, स्टेम, लीफ रिस्पायर एट द रेट बहुत कम होता है इनका एनिमल्स के कंपेरेबल। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज एक्सचेंज एंड ईच लीव इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ ओन नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इनमें सबसे ज़्यादा जब गैसेज एक्सचेंज होता है ना, वो टाइम होता है फोटोसिंथेसिस का। उसके अलावा इन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एनिमल्स के कंपेरेबल तो बहुत ही कम होती है। इसमें क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज एक्सचेंज एंड ईच लीव इज़ वेल अडेप्टेड। और जितनी भी लीव्स है, एक एक पत्ता अपना खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए पूरा करता है। When cells photosynthesis, availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cells. ये हम सबको पता ही है कि जो ऑक्सीजन होती है वो सेल से खुद से रिलीज होती है। तो ये इसमें प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं है। थर्ड क्या है? गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। ईच लिविंग सेल्स इन अ प्लांट लोकेट क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि जैसे जो बहुत चौड़े प्लांट होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है लेंटिसेल्स और इन सब चीज़ों के बारे में, जब हम मॉर्फोलॉजी और एनाटमी पढ़े रहे थे वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ा था कि इन पार्ट्स का सबका क्या क्या रोल होता है। क्या होता है कि जब बहुत चौड़े प्लांट्स होते हैं तो उनमें बहुत ईजीली गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता?
ये हमने मॉर्फोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ा था ना कि क्यों नहीं हो पाता, उनमें गैसेज एक्सचेंज क्यों नहीं हो पाता, सुब्रेन की वजह से, सुब्रेन डिपोजिशन होने लगता है, उसकी वजह से वो उनमें गैसेज एक्सचेंज रुक जाते हैं। तब क्या होता है, लेंटिसेल्स बनते हैं, दे हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स लिविंग। और जिसने भी ये पूरा ये वाला भूल गए हो, इससे पहले मॉर्फोलॉजी का वीडियो देखो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप ये पूरा वीडियो डिटेल में देखना कि उसमें लेंटिसेल्स और इन सब चीज़ों का काम क्या होता है। तो वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगा कि फिर लेंटिसेल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी हेल्प से जो प्लांट्स है वो ब्रीथ कर पाते हैं। लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड एंड द बीनीथ द bark. They also have a opening called lenticels. The cells in the interior dead and provide only mechanical support. और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने बहुत बहुत सही से मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। जिसको भी याद नहीं है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी लेंटिसेल्स और इन सब चीज़ों के पार्ट्स डिटेल में तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये वाला चैप्टर भी रह जाएगा। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में इतना बहुत है। अब इसके बाद आते हैं और क्या होता है, सेल्स ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन द कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेटेड by the loose packing of parenchyma cells in the leaves, stem and roots which provide a interconnected network of air space. ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था। इनमें क्या होता है, लूज पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं जिनमें गैसेज एक्सचेंज बहुत आराम से होता है। इनमें क्या होता है, इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स विच प्रोवाइडर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस। इनमें इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है एयर स्पेस का, यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज ईजिली हो जाते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब क्वालिटीज़ की वजह से इनको एक्स्ट्रा ऑर्गेन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे हम लोगों में होता है, एनिमल्स में होता है, सब में हमारे पास लंग्स हैं, एनिमल्स में भी ऑर्गन सिस्टम होता है। तो इन सब को ज़रूरत नहीं होती है प्लांट्स को किसी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है गैसेज एक्सचेंज के लिए। अब इसमें है कि जैसे इनमें ये हमने पढ़ा था अभी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट से जब एटीपी बनेगा तो एटीपी बनने जो होता है वो बहुत, ग्लूकोज से जब एटीपी फॉर्मेशन होगा तो वो बहुत 10 स्टेप प्रोसेस होता है वो, और बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो अभी हमें वो साइकिल पूरा पढ़ना है। उससे पहले और क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी आर रिलीज एज अ प्रोडक्ट। जब रेस्पिरेशन होता है क्या होता है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। देयर आर द सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन द प्लैनेट लिव्ड इन द एटमॉस्फेयर दैट लैक्ड ऑक्सीजन। मतलब जो सबसे पहला प्लांट रहा होगा ना, उनमें ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं होते थे, इसमें लिखा है बट सम सेल्स लिव वेयर द ऑक्सीजन में नॉट अवेलेबल। जब ऑक्सीजन नहीं होता था तब भी कुछ रह लेते थे। तो वो कौन से होते थे, उनमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, एक होती है एनाएरोबिक कंडीशन। एनाएरोबिक कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर एक होते हैं, सम ऑफ दीज आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, और कुछ होते हैं, और एरोबिक तो होते ही हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इसमें एनारोबिक, और ये सबको पता होगा कि एरोबिक कंडीशन क्या होती है और एनारोबिक कंडीशन क्या होती है। एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और एनर्जी रिलीज होगी। और ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। जो एनारोबिक कंडीशन होती है, एनारोबिक कंडीशन कहाँ होगी, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो लैक्टिक एसिड और एल्कोहल बनते हैं। ये आगे बहुत डिटेल में आएगा कि 2 इथाइल एल्कोहल बनेगा, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है, और लैक्टिक एसिड बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। All living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis. Glycolysis जनरली होता क्या है,
ग्लाइकोलाइसिस एक तो सभी में होगा, अगर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकार्योट्स हो यूकार्योट्स हो कोई भी हो, और ये एरोबिक कंडीशन में भी होता है, एनारोबिक कंडीशन में भी होता है ग्लाइकोलाइसिस हमेशा। और ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें पार्शियली और इनकम्प्लीट दोनों, पार्शियली कह लो या इनकम्प्लीट कह लो, पार्शियली और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। उसके अलावा क्या होगा, इसमें पायरुविक एसिड बनेगा, जैसे इसमें लिखा ही है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने को, इस ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसकी पूरी डेफिनेशन क्या होगी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को पूरे को ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस के नाम से हमें पता चल रहा है, ग्लाइको का क्या मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। मतलब इसको ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हुआ शुगर स्प्लिटिंग। In anaerobic condition, it is the only process in respiration. Glycolysis occur in cytoplasm of cell and present in all living organisms. ये साइटोप्लाज्म में होगा और सभी में होगा ही होगा, ऑर्गेनिजम्स में सभी में होता है, अकर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये लाइन एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्लांट में जो ये फोटोसिंथेसिस का अगर आ जाए कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो सुक्रोज लिख के आना है, वहाँ पे सुक्रोज आंसर होगा। उसका आंसर सुक्रोज लगाना, ये नहीं कि आप फोटोसिंथेसिस का वो सोचने बैठ जाओ कि C6H12O6 ये ब्रेक डाउन करेगा, CO2 H2O ये सब बनेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं सोचना। इसका अगर उसमें सुक्रोज ऑप्शन है तो सुक्रोज आंसर होगा। इसमें गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं और ये पहले शायद हुई भी होगी। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि ये पूरा का पूरा 10 स्टेप प्रोसेस होता क्या है। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सबके नाम लिख दिए हैं, सारे एंजाइम्स के, कौन कहाँ पे जब ये नेक्स्ट बनेगा तो इसमें कौन सा एंजाइम लगेगा, किसकी वजह से ब्रेक डाउन होगा, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है, ग्लाइकोलाइसिस तक कोई भी डाउट है, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।